करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश की। सुप्रभात, मैं परिधि सिंह कक्षा 6 से मातृभूमि के प्रति ऐसे विचार रखने वाले राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के प्रति अपने विचार रखना चाहूँगी। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये प्रमुख खड़ी बोली के प्रथम तथा महत्वपूर्ण कवि थे। इनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रभावशाली सिद्ध हुई। इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1954 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हिंदी कविता के इतिहास में मैथिली जी का सबसे बड़ा योगदान है। राष्ट्रीयता का भाव, इनकी सारी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधाराओं से ओतप्रोत होती थी। नारी मात्र की महत्ता का प्रतिपादन इनके द्वारा ही किया गया। नारियों की दशा को व्यक्त करते हुए इनकी ये पंक्तियां हृदय में करुणा उत्पन्न कर देती है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और अखियों में है पानी। इसके अलावा नारियों को सर्वदा पुरुषों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। स्वयं सज्जित करती क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हमें भेज देती है रण में शास्त्र धर्म के नाते। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा साकेत। नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर नाम करो। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम प्रणव वैष्णव है और मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने एक प्रसिद्ध कवि जिनका नाम हरिवंश राय बच्चन है, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने अपनी रचना मधुशाला को लेकर काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी। इनको 1976 में पद्म भूषण भी मिला था। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ कुछ मैं बताना चाहता हूँ। मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। धन्यवाद। मेरा नाम ईशा कुमारी कक्षा 6 की छात्रा। आज मैं एक सत्याग्रह के ऊपर एक पैराग्राफ लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है महादेवी वर्मा छायावाद युग की सबसे महान कवयित्री थी। यह हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक है। इन्होंने अपनी कविताओं से न केवल पाठकों को ही बल्कि समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के महान कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के नाम से भी संबोधित किया गया है। हिंदी से लोगों को प्रेरणा मिली कि औरतें किसी से कम नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं जैनिका मंडल आप सभी को मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद का नाम पढ़ने से पहले उनका नाम नवाब राय था, जो कि उन्हें उनके चाचा जी बुलाया करते थे। उनके प्रसिद्ध किताबों में से कुछ है गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह आदि। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 साल में हुआ था। उनकी जो किताबें थी, उनकी जो कहानियाँ थी, वो उन समय की समाज के ऊपर लिखे हुए थे। उनकी किताबें पहले लोगों को अच्छा नहीं लगता था, पर धीरे धीरे फिर उनकी किताबों में सुधार आने लग गया और
उनका जो आखिरी किताब था जिसका नाम था गोदान उपन्यास, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनके बाकी भी काफ़ी किताबें थी जो कि बच्चों के लिए थी और कुछ हास्य किताबें भी थी, पर ज़्यादातर वो पुराने ज़माने के समाज के ऊपर, भारत के समाज के ऊपर, सामाजिक व्यवहार के ऊपर लिखे हुए होते थे। वो अभी भी भारत में उनकी किताबें पढ़ी जाती है और वो अपने रचना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन शर्मा है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने श्री प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लेकर प्रस्तुत हूँ। श्री प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय था। वह डाकखाने में नौकरी किया करते थे। प्रमुख रचनाएं प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि है। उनकी कहानियाँ का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित है। करबाल संग्राम और प्रेम की वेदी उनके प्रमुख नाटक है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। आर्थिक कष्टों तथा इलाज ठीक से न होने के कारण 8 अक्टूबर सन 1936 को श्री प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई। जय हिंद, जय भारत। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस से। कोविड-19 के दौरान मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़े की गतिविधियों के तहत आज मैं यथार्थ वैष्णव महान कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानकारी अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ। उनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। उनके माता का नाम हुलसी देवी था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और उनकी रचना भाषा थी हिंदी और अवधी, और वे सगुण भक्ति के कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका आदि हैं। उनका बचपन का नाम रामबोला था। उनकी मृत्यु 1623 में काशी में हुई थी और उनकी कर्मभूमि बनारस थी। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। वे शब्दों के सूरज थे। जब चमकते थे तो पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाती थी, और जब गरजते थे तो देश के दुश्मन थर्रा जाते थे। वे महानायक कौन थे जिनकी जोशपूर्ण और क्रांतिकारी कविताओं के वजह से पूरी सरकार हिल जाती थी। वे सूरज तो बिहार के थे, लेकिन देखते ही देखते पूरे भारत के आकाश पर छा गए। वे महानायक थे रामधारी सिंह दिनकर। नमस्कार, मेरा नाम गिरजांश कुमावत है। मैं केंद्र विद्यालय सियोराज बांद्रा सिंदरी की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित साहित्यकार की जीवनी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने जा रहा हूँ। मेरे द्वारा चुने गए साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया गांव में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी था। यह महज 2 वर्ष के ही थे कि इनके पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद इन पर गरीबी और संघर्ष का पहाड़ टूट पड़ा। गुलामी के दौर की दास्तानों ने इनके विचारों की फसल को इतना पौष्टिक बनाया कि आने वाली कई नस्लें अपने मानसिक सेहत को मजबूत करती रहेगी। इनके दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे दोनों नहीं पढ़ेंगे और रामधारी को पढ़ाएंगे, ताकि वे बड़ा होकर पढ़ लिख करके घर की जर्जर अवस्था को सुधारे। इनकी प्राथमिक शिक्षा अपने ही गांव समरिया में हुई। इसके बाद की आगे की शिक्षा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर खुली नेशनल स्कूल यानी राष्ट्रीय स्कूल में पूरी हुई। यहाँ पर इनके विचारों की फसल को 3 साल तक सींचा गया।
अपनी पढ़ाई पूरी करके घर की जर्जर व्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने प्रांत के जमींदारों द्वारा बनाए गए विद्यालय में हेडमास्टर का पद 55 रुपये माहवार में स्वीकार किया एवं वहां पर नौकरी करना शुरू कर दी। लेकिन सामंती विचारों के विरोधी होने के कारण इन्होंने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया एवं ये नौकरी छोड़ दी। घर से सरकारी नौकरी का दबाव बढ़ने लगा तो रामधारी सिंह ने अपने मन के द्वंद्व को कविता के छंदों में उतारना शुरू कर दिया। 1934 में उन्होंने बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार पद को स्वीकार किया, जिसमें उनका तबादला युद्ध प्रचार विभाग में कर दिया गया। उन्होंने अपने पिता के नाम रवि से प्रभावित होकर अपने नाम के आगे दिनकर जोड़ लिया और वे कहलाए रामधारी सिंह दिनकर। हिंदुस्तान की पौराणिक कथाओं के जरिए गुलाम भारत की तस्वीर प्रतीक बनकर रामधारी सिंह की कविताओं से झलकने लगी। सबसे पहले प्रकाश पत्रिका में उनकी कविताओं को जगह मिली। उनकी कविताओं का प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा। उन्होंने महज 20 वर्ष की उम्र में 10 गीत लिख दिए। ये 10 के 10 गीत विजय संदेश नामक पत्रिका में छापे गए और जब ये गीत छात्र सौदर नामक पत्रिका में दोबारा छापे गए तो लोग उन्हें एक शानदार कवि के रूप में मानने लगे। 1933 में उन्होंने एक कवि सम्मेलन में अपनी हिमालय कविता सुनाई तो लोग भड़क उठे। उनको रात भर लोगों की फरमाइश पे ये कविता बार बार सुनानी पड़ी और 1935 में आखिरकार वो शुभ दिन आ गया जिस दिन रामधारी सिंह दिनकर जी का पहला कविता संग्रह रेणुका प्रकाशित हुआ। इस संग्रह से पूरे गुलाम हिंदुस्तान में क्रांति की चिंगारी सुलग उठी। इसके बाद इन पर केस चलाया गया तो इन्होंने वहां के जज को बोला, क्या देशभक्ति करना अपराध है? तो न्यायाधीश ने कहा, देशभक्ति करना अपराध नहीं है, लेकिन सोच कर करिए, सरकार को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद वे बरी हुए। जरा सुनिए रेणुका के कुछ छंद। सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो, एक पथ बलि के लिए तैयार हो, फूक दे सोचे बिना संसार को, तोड़ दे मझधार भी जा पतवार को, तोड़ दे मझधार भी जा पतवार को। उम्र की परिपक्वता के साथ अधिकांशतः उनका मन इस द्वंद्व में पड़ जाता था कि देश के लिए कौन सा रास्ता सही है, गांधी जी का रास्ता के भगत सिंह, चंद्रशेखर एवं सुभाष चंद्र बोस जी का रास्ता। अधिकांशतः उनका मन क्रांतिकारियों के साथ जा बैठता था, इसलिए वे क्रांतिकारी कविताएं ज्यादा लिख देते थे। इसलिए उनका तबादला 2 साल में 24 जगह हो गया, यानी कि 2 महीने में एक तबादला। इसके बाद उन्होंने तंग आकर 1935 में अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वे योगी पत्रिका से जुड़े। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। रामधारी सिंह खुश थे लेकिन दुखी भी थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जाते जाते देश के बंटवारे कर दिए। एक हिंदुस्तान हुआ, एक पाकिस्तान। इस द्वंद्व में उन्होंने फंसकर कई कविताएं लिखी। इसके बाद वे 2 बार राज्यसभा में चुने गए। जब वे राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े होते थे तो पूरी राज्यसभा चुप हो जाती थी और रामधारी सिंह दिनकर को ध्यान से सुनती थी। एक बार तो उन्होंने पूरे राज्यसभा को ललकार दिया कि जिस भाषा में नेता राज्यसभा में काम करते हैं उस भाषा में वोट मांग कर दिखाएं तो देखिए क्या नतीजा होगा। इसके बाद उन्होंने कई सारे कविता प्रकाशन निकाले, जैसे रसवंती, हुकार, रेणुका, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, समानांतर, नील कुसुम, द्वंद्व गीत आदि। उनको कई सारे पुरस्कार मिले, जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार। और आखिरकार 24 अप्रैल 1974 को हमने इस महान सूरज को खो दिया, लेकिन ये सूरज हमेशा भारत के आसमान में जगमगाता रहेगा, चमकता रहेगा। और जब भी हम इनका नाम याद करेंगे तो गुलामी के उस दौर में चले जाएंगे जब हम भारी बीड़ियों में झगड़ रहे थे और हमें याद आएगा कि इनकी कविताओं से पूरे देश के दुश्मन थर्रा जाते थे। धन्यवाद।